क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का नंबर है इस्तीफा देने का? क्या उनके दिन भी पूरे हो चुके हैं? क्या उनकी पुलिस ने ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं कि अब अमित शाह को भी हटाना जरूरी हो गया है देश के लिए? जी हां, संसद से लेकर आम जनमानस के बीच तक लगातार छात्रों पर हुई पुलिसिया बर्बरता, करंट लगाने, कील वाली लाठी से मारने और खासकर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर माहौल गर्म हो रहा है। पार्लियामेंट परिसर में आज विपक्ष ने किस तरीके से नारेबाजी किया है, क्या कुछ डिमांड किया है, उसको देखिए। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस मामले पर चीफ जस्टिस की बेंच ने क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में देश भर से कैसी कैसी रिपोर्ट आ रही है भाजपाई बेवफाई की, इनके वादा खिलाफी की, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे पैलेट गन के इस्तेमाल पर और इस तरह से आंदोलनों को कुचलने पर क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी सुनेंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट परिसर में विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, कैसी कैसी नारेबाजियां हुई है, कैसी जिम्मेदारी मांगी जा रही है, उसको सुनिए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लाठी का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लाठी का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, अमित शाह हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, संसद भवन में और जिस तरह से लगातार माफी मांगो। टास्क फोर्स चलो ये आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। छात्रों के ऊपर पुलिसिया बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है। मामला लिस्ट भी हो चुका है। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक रूप से सुरक्षित है और सिर्फ आंदोलन के आधार पर लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पिटीशन को मेंशन करते हुए ये बातें कहा। याचिका में आरोप लगाया गया कि छात्रों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बल का प्रयोग किया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि शांतिपूर्ण कानूनी विरोध का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह से गारंटीड है जब तक कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन हो। खाली आंदोलन के नाम पर ज्यादती नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, पूरे देश में प्रोटोकॉल एक जैसा होना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि कहीं आंदोलन हो रहा है इसका मतलब लाठीचार्ज नहीं हो सकता। अनुशासन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है। उधर जो पुलिस वाले घायल हुए उनके परिवारों की तरफ से भी वकील पेश हुए, उनकी रिक्वेस्ट को भी स्वीकार किया गया। जस्टिस बागची ने कहा कि किसी को चोट लगना, चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर स्टूडेंट हो, बराबर की चिंता की बात है, चोट किसी को भी लगे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सही सामान क्यों नहीं दिया गया। पुलिस के पास हेलमेट होना चाहिए था, तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। अब इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होगी। देखते हैं कि आगे क्या निकलता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो कहा है वो बात तो सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। लगातार आपसे बोलते हैं कि हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने, आंदोलन करने और आवाज उठाने का हक दिया है, अधिकार है हमारा। मगर उस संवैधानिक हक और अधिकार को, यानी हमारे संविधान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। और न्यायपालिका के मुखिया की ही कथित अनर्गल टिप्पणियों के कारण कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई। युवाओं के भीतर गुस्सा पैदा हुआ और ये आंदोलन खड़ा हुआ। हालांकि अब देखना यह बाकी है कि हुजूर जो कह रहे हैं आगे इन लाइनों पर कितनी दूर तक चलते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में इन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं से लेकर पर्यावरणविदों, खोजी पत्रकारों, मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों को लेकर बहुत सारी अनर्गल टिप्पणियां किया है और एक तरह से सबको ही एक के पेंट से रंग दिया है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि मेंशनिंग के टाइम पे अच्छी अच्छी बातें बोलना और सुनवाई करके कोई ठोस परिणाम निकालना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को माननीय सर्वोच्च अदालत कहां तक कायम रख पाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि कायदे की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई भी होती है, जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय होती है, या फिर इसका भी एसआईआर हो जाएगा। ध्यान रहे, एसआईआर का पूरा कांड भी इन्होंने ही होने दिया, साथ ही साथ अपने लोगों को लगा के एसआईआर करवाया, नाम कटवाया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के भीतर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बहुत सारी याचिकाएं जा चुकी हैं। अब वहां से आपको कितनी उम्मीद है, कितनी उम्मीद कर सकते हैं, ये आप लोग खुद सोच लीजिएगा। इस मामले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। इसके बाद देखते हैं कि देश भर से कैसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। विपक्ष एक है और अभी विपक्ष के दलों की बैठक है, इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है।
एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। जिस तरह से एक बिल आ रहा है, टास्क फोर्स भी बनाई है सर सरकार ने, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है। सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। सदन चलेगा। अभी इंडिया गठबंधन के लीडर्स की बैठक है, मेरी जानकारी में नहीं आया है अभी बैठक के बाद आपको बता देंगे। एक और सवाल है, ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले उनके लिए उत्तर प्रदेश में, वो आना चाहते हैं, बाद में पछताएं नहीं। आप दरवाजा नहीं खोल रहे? क्या चीज? बाद में देखिए, पछताएं नहीं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल कर के आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अगले सर, अभी अब जिस तरह से आप लगातार सड़क पे भी कांग्रेस के साथ में हैं, अब चुनाव में भी आप कांग्रेस के तो साथ अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। बहुत ही एक खतरनाक सवाल है कि जिस तरह से निहत्थे युवा जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन किस तरह से इस्तेमाल हुए। पेलेट गन का इस्तेमाल जो हुआ है, ये आरएएफ चीफ ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ था आंदोलन में। और एक और रिपोर्ट आई है कि पेलेट गन के 7 राउंड फायर किए गए कनॉट प्लेस में। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हर नागरिक को अधिकार है कि सड़क पे उतर के अपनी आवाज़ उठाए। पर अगर शांतिपूर्ण निहत्थे आंदोलन पर जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर पेलेट गन चलाए जाएंगे, इस तरह के सेमी लीथल या लीथल वेपन चलाए जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? तो ये बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक इशू है और इसे हम आज सदन में उठाएंगे। अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। जब पैलेट गन के इस्तेमाल की बात सामने आई तो अमित शाह की पुलिस ने कह दिया कि नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि प्रमाण उपलब्ध थे। यानी सरासर झूठ बोला गया। अब यह खबर बता रही है कि आरएएफ चीफ ने कथित रूप से वर्चुअल समीक्षा बैठक में जंतर मंतर पर जो कि उनकी फोर्स ने किया है, उसे लेकर नाराजगी जताया, गंभीर असंतोष व्यक्त किया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कई सारी कमियां पाया और यह भी कहा कि हमारी फोर्स को भविष्य में सुधारने की जरूरत है। फोर्स ने जो किया है ये उसकी ट्रेनिंग नहीं है। यानी आरएएफ चीफ ने खुद पाया है कि जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। यह भी कहा है कि बल प्रयोग हमेशा चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। चेतावनी देना, बैरिकेडिंग लगाना, सीमित बल प्रयोग करना, लाठीचार्ज करना, आंसू गैस, यानी जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, शायद उनका भी प्रयोग कायदे से नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो वायरल हुए जहां प्रदर्शनकारियों को जमीन पर जानबूझ के गिराते हुए देखा गया, भीड़ से अलग हो चुके लोगों को पीटा गया, जो लोग सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे उन्हें भी पीटा गया, जो सामान्य तरीके से कहीं आ जा रहे थे उनको भी फोर्स पीट रही है। इसके अलावा यह रिपोर्ट बताती है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर आरएएफ चीफ ने रोक लगाया, जो एंटी राइट गन है उस पर भी रोक लगाया। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक हथियारों पर भी रोक लगाया गया। अब आप सोचिए कि रोक लगाने की बात क्यों आई? क्योंकि उसका इस्तेमाल हुआ है। बिना इस्तेमाल के रोक लगाने की बात ही क्यों आती? यूं समझिए कि अगर आपके किसी क्षेत्र विशेष में चोरी हो ही ना, तो चोरी के खिलाफ कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति भी धीरे धीरे आने लगी है। सूत्रों के हवाले से ही सही कि देश के युवाओं के खिलाफ, जेन जी के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल अमित शाह की पुलिस ने
ने किया है और इस सरकार ने करवाया है। और तमाम प्रमाण होने के बाद भी ये लोग पूरी बेशर्मी के साथ झूठ भी बोलते हैं कि ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि पैलेट गन के तमाम पीड़ित मौजूद है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था, तमाम तस्वीरें सामने आई, और तो और एक पत्रकार ही पैलेट गन के पीड़ित हुए, उनके शरीर में तमाम छर्रे लगे हुए थे। इस मामले पर हम अभी विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले एक रिपोर्ट यह भी देख लीजिए। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दनादन एफआईआर दर्ज हो रही है, गुंडा एक्ट लगाया गया और अब तक कम से कम 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 13 मुसलमान हैं, और तो और इन सब की जमानत भी खारिज होने की बात सामने आ रही है। यानी अभी परसों ही भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने सीजेपी के लोगों से वादा किया था, सोनम वांगचुक से वादा किया था कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो किया है उसको वापस ले लेंगे, लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। याद करिए, जिस दिन सीजेपी के लोगों से बीजेपी ने वादा किया, उसी दिन मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि इन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर तमाम वादों पर जो इन्होंने हामी भरा है, वो सिर्फ मजबूरी का वादा है। जब लाखों छात्र सड़क पर थे तब इन्हें डर था, और इन्होंने डर में पूरी रणनीति के तहत पहले उन छात्रों को सड़क से हटाने के लिए सारे डिमांड मान लिया, खूब सारा वादा किया, और उसके बाद उस काम में लग गए कि दोबारा ऐसा प्रदर्शन न हो। याद करिए, मैंने कुछ घंटे पहले ही कहा था कि भाजपा इस सिस्टम शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सोचेगा, या फिर ऐसा आंदोलन खड़ा न हो उस जुगाड़ के लिए सोचेगा। देखिए, इनके कैरेक्टर का जो एनालिसिस मैंने दिया था वो 100% से भी ज्यादा सही हो गया। चुन चुनकर देश भर में, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या असम, हर जगह भाजपा इस सत्ता प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरे ही दिन अपना वादा तोड़ दिया। इसीलिए मैंने सवाल किया था कि सीजेपी के लोगों ने इस तरह अंधविश्वास भाजपाइयों के ऊपर कैसे कर लिया। और तो और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आज सौरभ दास को लिखना पड़ गया कि बंगाल, बिहार, असम में खासकर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज लोगों को टारगेट कर रही है, उन्हें हिरासत में ले रही है, अरेस्ट किया जा रहा है। ये बहुत परेशानी की बात है। हमने आंदोलन तभी वापस लिया था जब हमें भरोसा दिया गया था कि किसी भी एनडीए शासित राज्य में ऐसा नहीं किया जाएगा। हम सभी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी लीगल टीम पहले से डिटेन किए गए लोगों की रिहाई पक्का करने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। इन्होंने सरकार से कहा है कि अपने वादे का सम्मान करिए, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। आगे इन्होंने भारत सरकार को यह भी याद दिलाया है कि यदि आप भरोसा तोड़ते हैं तो ये मंजूर नहीं होगा। अब आप सोचिए कि मैंने परसों जो सवाल उठाए थे, जो चिंता व्यक्त किया था, वो कितना सही निकला। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि सीजेपी के लोग बीजेपी आरएसएस के कैरेक्टर को नहीं समझ पा रहे थे तो उन्हें ऐसे लोगों से बातचीत करके राय लेनी चाहिए थी जो समझते हैं इनका कैरेक्टर। लेकिन यहां सीजेपी ने एक बहुत बड़ी चूक कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ये गलती हुई या जानबूझकर की गई ये मुझे नहीं मालूम। आगे इन चीजों को वो लोग कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, कैसे भाजपा को उनका वादा निभाने के लिए मजबूर करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर फिलहाल विपक्ष और तमाम जागरूक लोग अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड करने लगे। हालांकि अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, उनका इस्तीफा इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, जनता यदि खड़ी हो जाए तो शाह हो या अमित शाह हो, चाहे दुनिया का कोई शाह हो, जनता के सामने टिक पाना नामुमकिन है। पैलेट गन और इस तरह के तमाम हथियारों के इस्तेमाल पर राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। इस बातचीत में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए आखिर तक देखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। स्वागत है सर आपका लोकहित इंडिया पर। एक महत्वपूर्ण चर्चा इस वक्त चल रही है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर। जिस तरीके से छात्रों को ट्रीट किया गया जंतर मंतर पे दिल्ली में, देश की राजधानी में, सवाल ये उठ रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोकतंत्र की अम्मा हैं, यानी उनकी भाषा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की अम्मा के भीतर जब युवा अपने हक की बात करता है तो उनको पैलेट गन से उन पर हमला होता है, करंट लगाया जाता है, लाठियों में कीले लगाकर पीटा जाता है। इन सबको आप कैसे देखते हैं और लोकतंत्र में क्या इसकी कोई जगह है? देखिए, सामान्य रूप से नॉर्मल पुलिसिंग जो लॉ एंड ऑर्डर में अभी तक जो हम देखते आए थे कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले जी, बहुत ही लगे कि बहुत ही वर्स्ट पोजीशन आ गई है, बहुत ही बुरी स्थिति आ गई है, तो फिर फायरिंग फूरिंग की घटनाएं होती थी। तो अभी जो पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ उसमें जो कई राज्यों में हमने जो देखा, उसमें दिल्ली में पैलेट गन चला, बिहार में AK-47 से फायरिंग हुई है, जबकि वो फायरिंग वाली नौबत नहीं थी। बिल्कुल, बिहार में जो फायरिंग की नौबत नहीं थी, वो आंसू गैस के गोले से या लाठी से आप उसको कंट्रोल कर सकते थे, पहली बात। और दिल्ली में जो पैलेट गन चला है, तो पैलेट गन की जरूरत नहीं थी। पार्लियामेंट की तरफ बच्चे बढ़ रहे थे तो आप आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज से आप उनको रोक सकते थे। बिल्कुल। लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में जो ये नई जो टेक्नोलॉजी आई है, जो सामान्य रूप से अलगाववादियों पे, देश विरोधियों पे इस्तेमाल होता है, वो इस सरकार ने अपने बच्चों पे यूज किया है, अपने समर्थक वोटरों के बच्चों पे यूज किया है। हालांकि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तमाम आपत्तियां हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आपत्ति है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी आपत्तियां हैं इस पे, और कहा तो जाता है कि ये लो
डैमेज के लिए बॉडी के इसका इस्तेमाल करते हैं कि शरीर को कम से कम नुकसान हो। लेकिन अब दुनिया भर के तमाम देश बोलने लगे हैं कि ये सिर्फ शरीर के कम नुकसान की बात जो है सिर्फ कागजों में या सिद्धांत की बात है। ये तो शरीर को ऐसा नुकसान करती है कि आदमी का जिंदगी भर वो कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे दिल्ली में जिस बच्चे को लगा है उसके शरीर में लगभग 30-35 छर्रे हैं जी, और वो छर्रे को डॉक्टर बोल रहे हैं कैसे ही रहने दो, अगर इसकी सर्जरी करेंगे तो ज्यादा कष्ट होगा। आंखों की रोशनी जाने की शिकायत दुनिया भर में आई है पैलेट गन के इस्तेमाल से जी। अभी दिल्ली में जो छात्र घायल हुआ है, जो व्यक्ति उनके भी आंखों की चर्चा हो रही है कि कहीं आंखें चली न जाए, रोशनी चली न जाए। अभी शायद डॉक्टर उनकी सर्जरी का वेट कर रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा। और निश्चित रूप से ये अप्रीहेंशन डॉक्टरों का जो है वो गलत नहीं है कि आंख की रोशनी जा सकती है, क्योंकि ऐसी शिकायतें आई हैं जी। और यही कारण है कि नॉर्वे जैसा देश ने इसको बंद किया। नॉर्वे में पैलेट गन इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। यूरोपीय देशों ने भी अब इसको इस्तेमाल करने पे बहुत ज्यादा कुछ वो सख्ती कर दी है कि आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पैलेट गन इस्तेमाल करने की अनुमति तो कई देशों में है, लेकिन उसका एक नियम है, कानून है। भारत में पहले के कानूनों के हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो कार्रवाई पुलिस कर सकती है उसी के तहत ही पैलेट गन का इस्तेमाल करना है। इसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया है। मीन्स की जो एक दावा होता है कि पैलेट गन के इस्तेमाल से जान नहीं जा सकती और इसके इस्तेमाल जो है मिनिमम डैमेज करता है प्रदर्शनकारियों के शरीर को, तो ये गलत एक भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके बारे में अब लेटेस्ट रिपोर्टिंग यही आ रही है कि अगर नीचे की तरफ चलाएंगे, पैरों ओरों पे लगेगा तब तो ठीक है। अगर ये बॉडी के बीच वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट पे अगर चलाया जाएगा तो आँख की रोशनी जा सकती है, शरीर के भीतरी ऑर्गन को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, हार्ट को भी डिस्टर्ब कर सकता है, किडनी को भी डिस्टर्ब कर सकता है, लीवर को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और जो गोली पैलेट गन जो दिल्ली में चलाया गया है, अगर उस पैलेट गन को देखें तो वो ऊपर वाले पार्ट में ही चलाया गया है। जैसे एक के लड़के के आंख में ही लगी है जी, चेहरे पे लगा है। कुछ लोगों के शरीर के बीच वाले पार्ट में भी पैलेट गन दिख रहा है जो अखबारों में फोटो आया है। तो निश्चित रूप से ये जो एक जो ओवरऑल जो एक दिशा निर्देश है उसका उल्लंघन है जो जंग से पैलेट गन चलाया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस लगातार इस बात से इनकार करती रही और जो भी फोर्सेज हैं उन्होंने इनकार किया शुरुआत में कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि पूरा प्रमाण है। खुद एक आउटलुक के पत्रकार को लगा था। इसके अलावा अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि आरएएफ चीफ ने माना कि ऐसा हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। यानी अब उन्होंने रोक लगा दिया था बाद में, 25 तारीख की रिपोर्ट है कि बाद में उन्होंने रोक लगा दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल, चाहे करंट लगाने वाला चीज़ें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो ये जो झूठ झपाट बोलने का अमृत काल चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? पहले जिस चीज़ का प्रमाण है सबके सामने है, कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जब प्रमाण है तब भी झूठ बोला जा रहा है। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स जो सामान्य रूप से है, रैपिड एक्शन फोर्स का तो बड़ा मतलब ये है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने के लिए, दंगा नियंत्रण के लिए है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या ये लड़के दंगाई थे या आंदोलनकारी थे? अगर इन आंदोलनकारियों को भी आप दंगाई की तरह से निपटेंगे तो देश में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है और आपकी पुलिसिंग पे सवाल पूरी दुनिया में उठेंगे। क्या ये छत्तीसगढ़ के नक्सली थे? ये छत्तीसगढ़ के नक्सली भी नहीं थे जी। क्या ये कश्मीर के अलगाववादी थे? वो भी नहीं थे। फिर इन पे पैलेट गन चलाने के आदेश किसने जारी किया, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना कि किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया। बिना आदेश के तो चलेगा नहीं। ऐसे तो नीचे वाला जवान कभी चलाएगा नहीं। कल को इंक्वायरी हो जाएगी तो उसको तो रगड़ा लग जाएगा। अब सवाल ये है कि इस पे जांच होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट में मसला क्या है, देखेंगे क्या होगा। उसमें अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी तो पता चलेगा कि आदेश कहां से है। राहुल गांधी ने बाकायदा अमित शाह को, गृह मंत्री को पत्र लिखा और पूछा कि बताइए ये चलाने का आदेश आपने दिया था? यदि आपने नहीं दिया था तो किस अधिकारी ने दिया था? हमें जवाब दीजिए। मैं समझता हूं कि लिखित में कहीं आदेश नहीं होगा और इसमें अगर ढंग से इंक्वायरी हो जाएगी तो बेचारे जवान नप जाएंगे। रिटर्न में इस तरह का आदेश जारी ही नहीं होते और सामान्य रूप से लाठी चार्ज करने के और पैलेट गन चलाने का इस तरह जारी करने का आदेश जो है वो तो स्थानीय मजिस्ट्रेट जो मौके पे मौजूद होता है वो देता है, क्योंकि ये तो जानलेवा हमला है ना, किसी की जान भी जा सकती थी। क्या मजिस्ट्रेट से इन्होंने परमिशन ली थी? जो मौका पे मजिस्ट्रेट मौजूद होता है उससे साइन करवाया जाता है। ऊपर तो डीजी सीआरपीएफ की या आरएफएफ के जो ऑफिसर्स हैं उनकी परमिशन की बात पहले तो छोड़ दीजिए आप। स्थानीय जो मौके पे जो एक मजिस्ट्रेट होता है, जो एसडीएम रैंक का अफसर होता है, कोई आईएएस होता है, क्या उसने अनुमति दी थी कि आप इन पे फायरिंग कर दो पैलेट गन से? सवाल तो ये भी है कि अनुमति उसने दी थी?
अमृत काल में ऐसा ऐसा ऑर्डर, ऐसी अनुमति क्या कोई अधिकारी दे सकता है बिना ऊपर वालों की इच्छा के? जो देखिए सारे अगर मामले फोन पे ही हुए तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी अति उत्साह अधिकारियों को मार भी जाता है। पंजाब में बहुत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुए थे टेररिज्म के डे पे। फोन पे ही आदेश आते थे, रिटर्न तो जारी होता नहीं था कि उसको उठा के मार दो, उसको उठा के मार दो, उसको उठा के मार दो। उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए। उसका रिजल्ट हुआ कि वो सारे पुलिस अधिकारियों की जब बाद में जांच, जिसपे अभी सतलुज फिल्म आया है जसवंत सिंह खालड़ा की, जिसकी बात हो रही है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और ये लगातार इस चीज को देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कितने हुए हैं, उसका आंकड़ा जुटा रहे थे। उसी दौरान उनका भी एबडक्शन हुआ और उनकी भी मौत हो गई, उनको भी मार दिया गया। तो जितने भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के सीबीआई इंक्वायरी हुए वहां पे पंजाब के अंदर, उसमें बहुत सारे पुलिस अफसर बुढ़ापे में जेल चले गए। खुद खालड़ा को एबडक्ट करके मारने का आरोपी अजीत सिंह संधू भी जेल गया। फिर जब वो पैरोल पे आया या पता नहीं किस पे छूटा था, वो जाके सुसाइड कर लिया रेलवे से कट। तो मैं समझता हूँ कि समय का फेर होता है। जो सरकार को ये आदमी सोच रहा था ये सरकार तो जा ही नहीं सकती, ये तो हार इसकी है ही नहीं, लिखा हुआ इसकी किस्मत में हार नहीं हो सकती, सरकार तो झुकती नहीं। सरकार झुकी भी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक सवाल चारों तरफ से ये उठने लगा है, लोग कह रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अमित शाह की इच्छा के बिना हुआ नहीं है, छात्रों पर ये बर्बरता की नहीं गई है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें अब जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को और करंट लगाने, कील लगाकर लाठियों से हमला करने, इन सब को लेकर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। चारों तरफ से ये बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए और नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, नैतिकता की बात करने का कोई फायदा नहीं है। नैतिक रूप से इस्तीफा कोई दे देता है। ये तो राजनाथ सिंह बोलते थे कि यूपीए सरकार नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो इस्तीफा तो तब हुआ जब इतने देश भर में आंदोलन फैलने लगा। सवाल ये है कि ऐसी चीजों की एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीबीआई भी इनके कंट्रोल में है, वो भी वर्तमान में कोई बहुत फंक्शनिंग उनकी अच्छी नहीं चल रही है। तो जुडिशियल इंक्वायरी, आपको लगता है कि जुडिशियल जिस तरीके से अभी जज लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की जुडिशरी का हाल हो चुका है, जितने सवाल उठ रहे हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, उस दौर में जुडिशियल इंक्वायरी पर भी आपको लगता है कि अमृतकाल के लोगों के खिलाफ कुछ हो सकता है? देखिए, वर्तमान में देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उम्मीद तो हमेशा ही रखना चाहिए और उम्मीद पे ही दुनिया चलती है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अमित शाह के इस्तीफे पर जो बात हो रही है कि उनको भी इस्तीफा अमित शाह के जो इस्तीफा है नैतिकता के आधार पर नहीं होगा, ये आप भूल जाइए। अमित शाह का इस्तीफा तभी होगा जब विपक्ष ये सारी बातों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करेगा और नए सिरे से देश भर में एक जागरूकता अभियान चलेगा कि पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए। यानी अमित शाह को हटाने के लिए भी आंदोलन ये उसी चीज का एक्सटेंशन है। अभी तक जो आप मुसलमानों पे बुलडोजर जस्टिस चला रहे थे ना, ये उसी का एक्सटेंशन है। अल्टीमेट ये सारा बहुसंख्यक समुदाय को भी सारी चीजों को झेलना पड़ेगा। अभी तक तो लोग खुश हो रहे थे कि कश्मीरियों पे पैलेट गन चल रहा था, चलिए वो अलगाववादी थे, ठीक है ना। मणिपुर में लोगों को हो रहा था, चलिए नॉर्थ ईस्ट है, लोगों को पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन जब भारत के दिल पे, हिंदी हार्टलाइन में जब ये कुछ होगा और बहुसंख्यक समुदाय जब उसकी पीड़ा झेलेगी, तब उसको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और इसके लिए विपक्ष को एक सुनियोजित तरीके से एक अभियान चलाना चाहिए कि देश की पुलिसिंग किधर की तरफ जा रही है, पुलिस थानों में बिहेवियर कैसा हो रहा है। ये नॉर्मल सिर्फ बात नहीं है पैलेट गन चलाने का जी। नॉर्मल पुलिस का बिहेवियर ही पिछले 12 साल 14 साल में चेंज हुआ है। और ये पुलिस का बिहेवियर इसलिए चेंज हुआ है कि पुलिस स्टेट बन रहा है। आपके एक एक चीज का सर्वेलेंस हो रहा है। वहां पे कैमरा लिए लगाए गए थे कई, वो उसको क्या बोलते हैं, फेस से जो उसका लेते हैं, फेस इंप्रेशन से पूरा का पूरा जो एक सर्वेलेंस इंटेलिजेंस सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का जो एक पूरा का पूरा जो मेथड है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था कि एक आदमी का डाटा अपने पास रखा जाए, फ्यूचर के लिए डाटा रखा जाए। पहले से मिलाने के लिए कोई डाटा नहीं है, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ कि पहले से कोई डाटा होगा मिलाया जाएगा कि किसमें कितने इसमें असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्वों के बारे में पुलिस को पता होता है, क्योंकि थानों से उनका अच्छा लिंक होता है। ये इसमें फ्यूचर में कितने लोग आए, कैसे आए, कौन थे, उनका सारा एक डाटा ही इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, ठीक है। जो टोटल जो मतलब कि आपके निजता का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन है। तो इसकी तरफ तो सरकार जा ही रही है, लेकिन सरकार से पूछता कौन है? कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। पेपर लीक पे भी कोई पूछने को तैयार नहीं था। वो तो एक मूवमेंट खड़ा हो गया, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। अब इसी चीज पे तमाम चीजों को अगर पूछना शुरू करेंगे, और नॉर्मल जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिसिंग का जो सबसे बड़ा शिकार है वो गरीब आदमी है। थाने में आपको कोई सुनने वाला नहीं है, अगर जायज बात करेंगे तो आपको पुलिस बेरहमी से वहां पीटेगी।
पूछा जाए। जिस तरीके से आपने बहुत ही गहरी राय व्यक्त किया था शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, पूरे जड़ से इसको ठीक करने की जरूरत है और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं, तमाम मामलों पर सुधार की जरूरत है। उसी तरह से भारत की पुलिसिंग को लेकर भी हमें ये देखना होगा कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, दुनिया के कौन से देशों में इसका इस्तेमाल, क्या यूरोप में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या यूरोप में इस्तेमाल करने के बाद किसी की आंख की रोशनी गई, अमेरिका में इस्तेमाल करने के बाद किसी की आंख की रोशनी गई। आंख की रोशनी जाने का मतलब है कि तो अंधा ही हो गया ना, वो तो जिंदा रहने से बदतर मर जाए। तो बांग्लादेश में अगर इस्तेमाल हुआ तो कितना बुरी तरीके से इस्तेमाल हुआ, और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि बांग्लादेश में जब इस्तेमाल हुआ तो कितना भारी रिवल्ट हुआ, शेख हसीना को भाग के इंडिया में आके छूटना पड़ा। आज इन पे वहां मुकदमा चल रहा है, अगर ये वापस जाएंगे तो इनको फांसी में भी लटकाया जा सकता है वहां पे। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने के बाद क्या रिपरकशंस हैं, ये हमें देखना होगा। और उसको ह्यूमन जो डिग्निटी, यानी ऐसा ही कर्म करने के कारण जो भाग के आई हैं, जिनको इन्होंने शरण दिया है, उसके बाद भी आंख नहीं खुल रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सद्बुद्धि नहीं आ रही है। बांग्लादेश में ये बहुत बड़ा इशू है, बांग्लादेश में इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं इनके खिलाफ। जो जिम्मेवार अधिकारियों की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है वहां पे। वहां के शायद मंत्री भी गिरफ्तार हो गए इन्हीं चक्रों में, इस तरह के गलत आदेश देने के चक्कर में। तो चूंकि प्रॉब्लम ये है कि इनको ऐसा लग रहा था कि भारत में कोई बोलने वाला है नहीं, आंदोलन कोई खड़ा हो नहीं सकता, जो गरीब है उनको 5 किलो अनाज दे दो, और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई खत्म कर दो। डाटा प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते थे इतना डाटा सस्ता है कि लोग रील बनाते हैं, डांस करते हैं। ये चुनावी रैलियों में उनका मुद्दा था। शायद उनको गलत कोई फीड कर रहा था कि ये जो डाटा जो है वो रील बनाने तक सीमित नहीं है, इस डाटा से वो बहुत कुछ लर्न भी कर रहे थे। तो इसी डाटा से जो पुलिस की जो ज्यादती हुई है आंदोलनकारियों पे, 18 साल 20 साल के वो कोई अलग राष्ट्र मांगने नहीं आ रहे थे, वो कोई देशद्रोही नहीं थे, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं थे, उनकी कोई भी ऐसी मांग नहीं थी जिससे आप उनको कह सकते थे कि सेपरेटिस्ट है। ये भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारतीय कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो तो कानून के दायरे में जो उनका हक था उसकी मांग कर रहे थे कि भैया पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कानून है। लेकिन चूंकि सरकार इस कानून का पालन नहीं कर रही है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस देश में कानून की पालन करने के लिए जो आंदोलन हो उस पर गोली चले, फिर देशद्रोही कौन होगा? उनपे पायलट गन चला दो। जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पेपर लीक गैर कानूनी है, पेपर लीक को रुकवाना सरकार की जिम्मेवारी है, और ये मांग करने पे उनपे पायलट गन चला दिया गया। अब सवाल ये है कि जो बच्चे मांग कर रहे थे, हर बच्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बच्चों की तरह खुशकिस्मत तो है नहीं। अमेरिका में पढ़ेगा, यूरोप में पढ़ेगा, कोई अपना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देगा, कोई बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाएगा। हर नेता की खुशकिस्मती नहीं है बात। हर जनता की खुशकिस्मती नहीं है। हर जनता के बस यही है कि लोन लेके बच्चे को पढ़ाओ, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए तो भगवान मिल गए। तो कुल मिलाकर सर अब तक का पूरा मामला ये समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार ने किया, जिस तरीके से फोर्सेज ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, करंट लगाया, डंडों में कीले लगाकर मारा पीटा, ये सब कुछ अनैतिक तो है ही। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करके इनके अकाउंटेबिलिटी ऑफिसरों में फिक्स होने चाहिए, उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन पर FIR दर्ज करके ट्रायल चलाना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें कोर्ट हस्तक्षेप करे, कोर्ट के आदेश पे FIR हो, बहुत सीधी सी बात है, कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज हो, और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे कि आखिर कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार थे। कोई ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार था, कोई पुलिस अधिकारी जिम्मेवार था, या केंद्रीय कोई मंत्री जिम्मेदार थे जहां से फोन पे डायरेक्शन आ रहे थे। ये जांच का विषय होगा, लेकिन प्राइमरली एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और काकरोच पार्टी वालों ने उस समय 3 अधिकारियों का नाम भी लिया था। मैं देखना चाहूंगा कि वो 3 अधिकारियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करते हैं। और जो ये जो बच्चों पे जो पैलेट गन चला है, बहुत सारे बच्चे, कई जगह गिरफ्तारियां भी उनकी हो रही है, उन पे वो क्या कार्रवाई करते हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी की भी जिम्मेवारी है, वो CPI-ML के जो आइसा वाले हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, और काकरोच जनता पार्टी की भी जिम्मेवारी है कि ये आंदोलन खत्म होने के बाद जो एक पुलिस की जो कार्रवाई होगी, पुलिस जिनको डराएगी, धमकाएगी, जिनके फेशियल इंप्रेशन लिए गए हैं, जिनको कैमरे में कैद किया गया है, उनके घरों पे क्या जाके धमकाएगी। जैसे वो गाजियाबाद का कोई लड़का था जो खाना बांट रहा था वहां, जुनैद, उसके परिवार के साथ जो पुलिस ने किया, काकरोच जनता पार्टी वालों को जाके उनके घर पे उनको पूछना चाहिए कि आपके साथ क्या जुल्म हुआ। तो मेरा यह मानना है
कि ये सारी चीजों पे अगर फर्दर जो है ये आंदोलनकारी छात्र अगर सरकार से बातचीत करेंगे, उन पे दबाव बनाएंगे, उनकी जवाबदेही तय करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में इसमें भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त किया और सुझाव भी दिया। उम्मीद है आने वाले वक्त में विपक्ष से लेकर देश की जनता भी इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और साफ सुथरी जांच की मांग करेगी, जांच होगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।